10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन तमाम इस देश के कावड़ियों को हम कहना चाहते हैं, कावड़ लेने जाता कम्हार, खाती, नाई, तेली, धोबी और चमार और चूड़ा, ये वहाँ मरने के लिए जाते हैं। अच्छा, ये आस्था होगी, ये आस्था। अरे भाई सुनिए ना, आप सुनिए, ये आस्था नहीं है क्या? ये आस्था नहीं है? अरे आपकी आस्था है। अच्छा, एक 15 मिनट की 10 मिनट की नमाज पे और किस तरीके से मारा जाता है जूतों से, और 300 किलोमीटर की यात्रा पे आप फूल बरसा रहे हो, ये दोगलापन। अगर मैं आज दिल्ली शहर के अंदर अगर कोठी बनाता हूँ तो 5% हिंदू होगा, 95% मुसलमान होगा। इन नालायकों से बीजेपी के आरएसएस। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार दबाव बना करके बोला जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि इस पर दुकानों पर, ठेलों पे, खमचे पर नाम लिखा जाए, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जांगड़ा साहब मौजूद हैं जो एक एक्टिविस्ट है। 2014 से ही इस देश के अंदर फरमान जारी हो चुके हैं। पहला फरमान 2014 के अंदर आया था जातिवाद का। इन्होंने जात, गैर जाट, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, ओबीसी कार्ड खेला, और वो गेम इन्होंने 2012 से लेकर के और 2014 तक इन्होंने चला और उसमें कामयाब हुए। सवाल यह है कि इनका एजेंडा जो है वो जाति और धर्म, सबसे पहले धर्म है और फिर जातियां हैं। अब धर्म का जो फार्मूला है वो बीजेपी का, आरएसएस का भारत देश से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने दूसरा एजेंडे को हाथ में लिया। जैसे अभी ताज़ा हम यूपी से देखते हैं, जो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ से उन्होंने एक आदेश जारी किया कि जिस रास्ते से कावड़ी यात्रा गुजरेगी वहाँ पर जिन भी होटलों पे या होटल के अंदर काम करने वालों पे जो मुस्लिम समुदाय का हो वो अपनी आइडेंटिफाई करें। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से, एक तरफ प्रशासन आदेश दे रहा है और दूसरी तरफ भैया आप अपनी इच्छा से लिख दें। अगर वो इच्छा से ना लिखेंगे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, थाने में बैठाया जाएगा और दंड भी लगाया जाएगा, क्योंकि कमज़ोर आदमी हर किसी की बहू होती है। तो यही प्रशासन, यूपी का सरकार और प्रशासन मिलके पूरे देश के अंदर ये एक षड्यंत्र के तहत जातियों और धर्मों में जो तोड़ने की रणनीति थी वो इन्होंने कामयाब हो। भारत देश के अंदर सबको न्याय, सबको अधिकार, जैसे भारत के संविधान के अंदर सबको मौलिक अधिकार हैं, उसी तरीके से सबको राइट है सामान बेचने का। सबको अपने धर्म के आधार पर आप कावड़ लेके आएँ, चाहे आप नमाज पढ़ें, चाहे आप कोई अपना जो कोई भी कार्यक्रम हो करें। लेकिन यही सवाल इन्होंने एक बहुत षड्यंत्र के तहत लेकर के आए हैं और इस षड्यंत्र को पूरी भारत देश की जनता को समझ लिया है। इनके हथकंडे में नहीं आना चाहिए। और जहाँ तक इन्होंने आइडेंटिफाई की बात करी है ना, इससे साफ हम लोगों को इस बात का मतलब डर भय पैदा हो रहा है। आप मतलब क्या किसी को कमजोर करना चाह रहे हो? आप मुसलमानों को ऊपर बोल रहे हैं कि मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है। हाँ, उनका लियाकत भी मुसलमान है, वो बोल रही है कि लिबरलों को दिक्कत क्या हो रही है जब कानून यूपीए सरकार ने पास किया। ऐसा है, उसका आधा नशा तो गया टूट और थोड़ा सा नशा हो रहा है। 400 पास कहने वाली का 40 पे आ गई ना, अभी इनकी हालात और ख़राब हो जाएगी। ये ऐसे पेड वर्कर हैं और पेड वर्करों का ज़्यादा आप लोगों को भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। प्रैक्टिकल में जो धरती पे उतारने का प्रयास कर रही है बीजेपी, आरएसएस, उसका जूता लेकर के आम जनता ने खड़ा होना चाहिए। किसको नहीं लूटा इन्होंने, बेईमानों ने, इन मक्कारों ने एक भी बता दियो कोई इस देश के अंदर किसी धर्म को नहीं बख्शा। सब धर्म के लोगों को जो ना इन्होंने क्या करवाया, हरियाणा के अंदर, नू मेवात के अंदर दंगे नहीं करवाए। हरियाणा के अंदर 2016 में क्या करवाया इन्होंने, दंगे नहीं करवाए जातियों के नाम से। और आज ये इसी देश के अंदर फिर वही उसी स्टैंड पे आके खड़े हो गए हैं। भाई जाति के नाम से इन्होंने, अब वो 1-2-4 मंदिर हो रहे हैं बड़े बड़े, अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम है। सुनिए, अगर आपने जाति और धर्म को ही सार्वजनिक करना है तो मैं कहूँगा जो इस देश के अंदर बड़े बड़े मंदिरों पे जो पालकियों में बैठा करके इस देश का कमेरा वर्ग, जो टेक्निकल, जो इंजीनियर, जो लोग हैं, जो हाथ से काम करने वाले, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो चूड़ी का काम हो, चाहे वो लकड़ी का काम हो, चाहे लोहे का काम हो, वो तमाम लोग वही करते हैं। अगर मैं आज
दिल्ली शहर के अंदर अगर कोठी बनाता हूँ तो 5% हिंदू होगा, 95% मुसलमान होगा। इन नालायकों से, बीजेपी के आरएसएस के गुंडों से हम कहना चाहते हैं, अब बेशर्मो अपने घर में कभी इन मजदूरों को भी मत लगाना। तुम्हारे अंदर इंसानियत मर चुकी है, चाहे वो पार्टी के लोग हों और चाहे वो, इनके अंदर खुद में फूट पड़ेगी ना। क्या हुआ है अभी देख लिए। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इसको कंपलसरी कर दिया है कि अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाना जरूरी हो गया है। जब देखिए, जब नवरात्रे चलते हैं ना, उस टाइम भारत देश के, आपके माध्यम से कह रहा हूं मैं, भारत देश के अंदर नवरात्रों के अंदर तमाम ठेके बंद होने चाहिए। ये शराब के ठेके गली गली में किसने खुलवाए हैं, ये बंद होने चाहिए। ये धर्म का झंडा लेकर के ने, ये इतने भारी भारी संख्याओं में जो घूमते फिरते हैं, ये बंद नहीं होना चाहिए। आप लोग ये बांटने का काम ना करें। अरे आपने जो काम करने थे वो तो किया नहीं। धर्म का झंडा उठा करके आप क्या करो, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक पर किसी बीजेपी, किसी आरएसएस ने इस देश के जवान भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, कोई नहीं बोलने वाला। योगी सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जवाब देना। आज बच्चे कितनी मेहनत करके ने टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं और उसके बाद आपका पेपर लीक हो जाता है। मुद्दा था ये कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस देश के अंदर जो बिल्कुल पीछे रहे हुए लोगों को राजनीतिक हक मिलना चाहिए, सामाजिक शेषना बराबर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने उस बात नहीं करनी। इन्होंने करना एक ही है, किसी भी तरीके से लोगों को भ्रमित करना, गुमराह करना। अभी आपने उत्तराखंड सरकार की बात करी है, चोर मुशेरे भाई हैं ये, इनका काम यही है, इनका एजेंडा यही है और ये चलने वाला नहीं है। सभी लोग इस बात को देख लेना। अगर आज कोई नफरत करेगा, आज कोई कावड़ के नाम पे ये प्रोपगंडा देश के अंदर फैला रखा है, उन पर जो फूल बरसाए जा रहे हैं, इससे साफ संकेत है कि किसी एक को मरने के लिए, मारने के लिए उकसाया जा रहा है। कौन लेने जाते हैं कावड़? कावड़ लेने जाता है कमार, खाती, नाई, तेली, धोबी और चमार और चूड़ा, ये वहाँ मरने के लिए जाते हैं। कोई इस देश का चौधरी, कोई इस देश का बड़ा जो पंडेदार है, बड़े जो ठेकेदार हैं जिस देश के, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूटों के, बड़े बड़े कॉलेजों के, उनके बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते। उनके बच्चे 2 नंबर के पैसे से पीएचडी करते हैं और बड़े बड़े इस देश के जो उद्योग हैं उनके ऊपर काबिज होते हैं। तो ये बात तो इन्हीं लोगों को समझना चाहिए कि कावड़ के नाम पे हिंदू धर्म फैलाने वाले आप लोग इनके चुंगल में ना फंसो। और जातिगत जनगणना की बात करें, तमाम इस देश के कावड़ियों को हम कहना चाहते हैं, आप इस पाखंड में ना फंस करके आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए। कोई 10+2 ग्रेजुएशन MA वाला बच्चा वहाँ नहीं जाता है। अगर कोई भी जाता भी है ना तो कौन जाते हैं, 10वीं फेल, 12वीं फेल, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं। ऐसे देश के अंदर गंदगी फैलाने का काम बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। पाखंड कहाँ से? तो धर्म की बात है या आस्था की बात है। जिसकी आस्था है वो जाता है। और ये अच्छी बात है ना कि उन मजलूमों के ऊपर, गरीबों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है। तो अच्छा, ये आस्था होगी, ये आस्था। अरे भाई सुनिए ना, आप सुनिए, ये आस्था नहीं है क्या? ये आस्था नहीं है। अरे आपकी आस्था है। अच्छा, आपका कुत्ता, हमारा कुत्ता टोमे, आपका कुत्ता, ये तो वही बात होगी। होए कुत्ता भाई, क्यों नहीं माने हम उस बात को? उस बात को मानना पड़ेगा। अरे धर्म तो वो भी है, ये धर्म नहीं है। दिल्ली के अंदर है, एक 15 मिनट की, 10 मिनट की नमाज पे और किस तरीके से मारा जाता है जूतों से, और 300 किलोमीटर की यात्रा पे आप फूल बरसा रहे हो। ये दोगलापन है। अगर ये दोगलापन नहीं है तो इस देश का कोई भी सामाजिक न्याय का आदमी ये बात नहीं कह सकता कि दोगलापन नहीं है। क्यों बरसाते हो फूल? अरे जो अपनी आस्था से जाता है, अपने पैसे से जाता है, तो सरकारों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है, सरकारों को धर्म को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। सरकारों को यह बताए सरकार कि आपने 14-10 साल में कितने स्कूल खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोली, कितने इस देश के अंदर JNU जैसे विश्वविद्यालय खोले हैं? एक भी नहीं खोला। और आप हर साल गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को मरने के लिए उनको उकसा करके और रोड पे पैदल घुमाते हो। इससे ज्यादा घिनौना काम धर्म की आड़ में कुछ नहीं। से 12 दिन आपकी यात्रा चलेगी और 12 दिन में कितने लोग बीमार होंगे, कितने पशु बीमार होंगे, कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी और कितने बच्चे जन्म देंगे उसी रोड से आने वाले होंगे, उसी रास्ते से आने वाले होंगे। क्या सरकार प्रशासन अंधा और बहरा हो गया है? क्या उनके लिए आपको रास्ता और जगह नहीं देनी चाहिए? ये सारे का सारा एक तरफ
लोगों को मोटिवेट करके, गुमराह करके, दफन करके रखना है, और दूसरी तरफ अपने वोट बैंक को कैसे बचाया जाए, ये है सारे का सारा फार्मूला। और ये इनके पूरे हथकंडे, ये सारे के सारे हथकंडे अब इस देश में समाप्त होते जा रहे हैं। आज का दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, शोषितों का, मुस्लिमों का बच्चा पढ़ लिख करके थोड़ा सोच रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर क्या बोलेंगे, जो उन्होंने इतने बड़े रिस्क ले रहे हैं, एक तरह से मुसलमानों के हर एक छोटे बड़े मुद्दे पे कमेंट कर रहे हैं, उनका मतलब समर्थन कर रहे हैं। जहां पर हम देखते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं पहुंच रही, वहां पर चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच रहे हैं। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, और हम तो भाई का धन्यवाद करते हैं कि जहाँ कोई ना पहुँचे वहाँ पहुँचे भाई चंद्रशेखर। कोई भी नहीं पहुंच रहा, हर इस भारत देश के अंदर एट्रोसिटी पे वो जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हर मुद्दे को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, और पार्लियामेंट में जिस तरीके से उन्होंने जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय मंडल का कहा, इससे तो साफ संदेश हो गया देश के अंदर कि लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो सामाजिक न्याय की जो बात है, जो बिल्कुल जो राजनीतिक से पीछे जो लोग रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने जा रहा है। सुनिए, भारत देश के अंदर एक जाति है जिसको अति पिछड़ा कहा जाता है, जो 63% बिहार जाति के जनगणना से निकल के आया है, अति पिछड़ा, और बिहार के अंदर ही अति पिछड़े के वो है। और मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में भी अति पिछड़ा वर्ग है। अति पिछड़े वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी 0 है। चाहे हम शेड्यूल कास्ट की बात कर लें, चाहे हम ओबीसी की बात कर लें, चाहे हम माइनॉरिटी की बात कर लें, दोनों तीनों अपने एमपी, अपने एमएलए लेके आते हैं। रही रिजर्वेशन की, सुन लियो, जब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब इनको मान सम्मान, धन दौलत दे के गया है, आज ये गरारे मार रहे हैं। तो उन लोगों को भी आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, जो बिल्कुल ऐसा राजनीतिक पर पीछे रहे हैं, ओबीसी, अति पिछड़ा, बीसीए, उन लोगों के लिए भी राजनीतिक हक के लिए इन लोगों को बोलना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे तमाम दलों के, ये लोग अगर नहीं बोलेंगे ना, सुपड़ा साहब होगा। जांगड़ा साहब, आपने बोला कि चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम नारे लगाए, उन नारों को लेकर के भी पार्लियामेंट में किसी को दिक्कत हुई, और उन लोगों ने बोला कि यहीं पर पूरा भाषण दे देंगे क्या? इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, उन्हें कहा ना, जवाब दिया ना, अभी बोलने ही आया, सुनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि सुनना पड़ेगा। आज तक हम जो रोड की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, आज पहली बार हम पार्लियामेंट के अंदर घुसे हैं, और आप देख लेना वो दिन दूर नहीं है, इनको लोहे के चने चबाने का काम करेंगे। वो धरती के पूत हैं जहाँ चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, तमाम राजनीतिक जो जोत जलती है उन दोनों प्रदेशों से जलती है, और इसकी आग जो है जातिगत जनगणना की पूरे देश के अंदर लगी हुई है। और अच्छे लोग, सामाजिक न्याय के लोग, धर्म को आड़ में जो आडंबर करने वालों का पर्दाफाश यही लोग करेंगे। अब की बारी पार्लियामेंट में जो देखने को मिला, शायद मैं 52 साल की उम्र में खड़ा हूँ, मैंने कभी ऐसे जो है ना शपथ लेते हुए नए नवेले एमपी मैंने नहीं देखे थे। अब की बारी जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, बिल्कुल तेवर है जी। और ये भी हालांकि हरियाणा से आता है, और हरियाणा में काफ़ी राम राम का बोलबाला रहता है, और यूपी में दुकानों पे जो एक तरह से नेम प्लेट लगाने का सिस्टम चला है। अब उत्तराखंड सरकार ने भी कंपलसरी कर दिया है कि दुकानों पे अपना नाम टांग करके रखिए, ठेलों पे नाम टांग करके रखिए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से इन्होंने चंद्रशेखर को बोला, इसी तरह से एक बार बहुजन समाज पार्टी को मैं बता देना चाहता हूँ, जब उसकी सरकार आई थी तो एक लहर चली थी, लेकिन एकाएक डूब गई। अब चंद्रशेखर की कड़ी प्रतीक्षा रहेगी कि देखा जाता है कि अब एक अच्छी शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन इसको लंबे समय तक लेकर के चल पाएंगे या बीच में ही टूट जाएंगे। पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।